हेलो फ्रेंड्स। अब तक हमने पढ़ा था कुंडली के 12 ग्रहों 12 भावों के बारे में। अब हम जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो है वो ग्रह भी होते हैं। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर 7 ग्रहों को प्रमुख लेते हैं। राहु केतु छाया ग्रह मानते हैं, ठीक है। तो उनकी कोई शरीर तो है नहीं, और हमने देखा था कि वो नोड्स हैं, चंद्रमा के 2 मूवमेंट के 2 नोड्स हैं। तो राहु केतु के बारे में अपन बाद में बात करेंगे। अभी अपन 7 प्लैनेट्स की बात करेंगे, नेपच्यून, प्लूटो और हर्सल वगैरह जो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। क्योंकि तो सबसे पहले हम आज शुरू करते हैं ग्रहों के राजा सूर्य से। सूर्य, आप सभी जानते हैं कि सूर्य जो है वो प्रकृति के अंदर उत्पत्ति का कारक है। तो जो भी उत्पत्ति होती है उसका कारक सूर्य है। तो उत्पत्ति का कारक सूर्य है। सूर्य को हम आत्मा भी मानते हैं, सोल। और जिस वक्त सतयुग में ये सब लिखा गया था उस वक्त आत्मा पे बहुत जोर दिया गया था। तो ये सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाता है आत्मा। आजकल इंपॉर्टेंस और चीजों की बहुत ज्यादा हो गई है। सूर्य को कारक माना गया फर्स्ट हाउस का। फर्स्ट हाउस अपन ने देखा था क्या होता है, ओवरऑल हेल्थ। तो सूर्य को कारक माना गया ओवरऑल हेल्थ का। तो अपन जानते हैं कि सभी जीव जंतु जो है वो सूर्य से, प्रकाश से उत्पन्न होते हैं। हेल्थ भी उसी से मेंटेन रहती है। गुणों में इसको गुण जो है वो माने गए हैं सत्वगुण। इनकी इंपॉर्टेंस आगे मानी जाएगी। आत्मा है, सत्वगुण। 3 तरह के गुण माने जाते हैं हमारे यहाँ। प्रकृति को त्रिगुणात्मक मानते हैं, सत्वगुण, राजस गुण और तमस गुण। तो इसकी प्रकृति सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण प्योरिटी, राजस एक्टिविटी, तमस इनर्शिया। अपने को इतना ही लेके चलना है और सब नहीं है। तत्व इसका माना है अग्नि, क्योंकि सूर्य तो अग्नि का ही पिंड है। तत्व इसका लिखा है अग्नि। अब अग्नि है, शरीर के अंदर भी अग्नि होती है। तो इसकी जो है प्रवृत्ति मानी गई है वो पित्त प्रवृत्ति। आयुर्वेद में इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। तो इसकी पित्त प्रवृत्ति मानी गई है। एसिडिटी वगैरह भी इससे ज्यादा हो जाता है। इसको क्रूर ग्रहों में लिया गया है। अपन देखेंगे कुछ ग्रह जो है उनको सौम्य ग्रह लिया जाता है, इसको क्रूर, क्योंकि राजा है, डिसिप्लिन मेंटेन करना है। पिता है, पिता को भी डिसिप्लिन मेंटेन करना है। तो कई बार स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। तो क्रूर या उग्र स्वभाव, उग्र भी माना जाता है। स्वभाव इसका उग्र भी माना जाता है। इसके नैसर्गिक मित्रों में, नैसर्गिक मानते, नेचुरल मित्रों में, मित्र जो लेते हैं इनके नैसर्गिक मित्र, उनमें आते हैं चंद्रमा, मंगल, चंद्र, मंगल और गुरु या बृहस्पति। ये इनके नैसर्गिक मित्रों में माने जाते हैं। ये अपनी इंपॉर्टेंस ये है कि कोई भी प्लेनेट अपने रिजल्ट देता है तो अगर वो अपने घर में हो तो बहुत अच्छा। अपन लोग अपने घर में काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करते हैं। अब उसके बाद में अपने मित्र के घर में होते हैं तो कंफर्टेबल होते हैं। तो इसकी इंपॉर्टेंस वहाँ आएगी कि भाई ये सूर्य कहाँ बैठा है, अपने मित्र के घर में है या शत्रु के घर में है। शत्रु इसको लेते हैं शुक्र और शनि। तो शत्रु में आ गए शुक्र और शनि। तो मित्र के अंदर चंद्र, मंगल और गुरु।
शत्रुओं के अंदर आ गए शुक्र और शनि। बुध जो है वो सम है, न ज्यादा मित्र हो न सम ग्रह। अब जो है इसका रंग, इसके साथ में जो एसोसिएटेड रंग है वो लाल है सूर्य के साथ में। और रत्न जो इसके साथ में है, वैसे रत्नों के बारे में मैं कम ही बात करूंगा, लेकिन हाँ, माणक या रूबी, ये जो एसोसिएटेड किया हुआ है वो रत्न है। दिशा नेचुरली इसकी ईस्ट ही है, ईस्ट उत्तर दिशा। ठीक है, फर्स्ट हाउस का कारक है उत्तर दिशा है। धातु जो इसके साथ में एसोसिएटेड की गई है उसकी इंपॉर्टेंस आगे देखेंगे अपन, वो कॉपर है। तो धातु कॉपर है। राशि जो इसको दी गई है वो सिंह है। सिंह जंगल का राजा होता है, सूर्य ग्रहों का राजा है, तो नेचुरली ठीक है। अब अपन जानते हैं कि कालपुरुष की कुंडली में अपन ने देखा था कि सिंह कौन से घर में आई थी, 5th हाउस। तो इसकी राशि जो आती है वो कहते आती है 5th हाउस में। तो सिंह राशि जो है वो 5th हाउस में आती है। और जैसे अपन ने भी बात करी थी कि भाई अपन किसी घर में जाते हैं, कंफर्टेबल होते हैं, उच्च राशि उनकी ली गई है, जहां पे ये अपने बहुत अधिक प्रभाव देता है, वो उच्च राशि इसकी ली जाती है, वो लेती है मेष, यानी 1 नंबर की राशि मंगल की राशि है। उसमें भी परमोच्च ये होता है 10 डिग्री पे। डिग्रियां क्या होती है ये बताएंगे, क्योंकि अपन ने पहले देखा था कि एक हाउस 30 डिग्री में लिया, तो सन के हिसाब से लिया। सन एक दिन में 1 डिग्री चलता है, 1 महीने के अंदर करीब करीब 30 डिग्री हो गया। 1 महीने बाद में राशि परिवर्तन कर लेता है। जब ये चलता है तो संक्रांति कहते हैं, एक ग्रह राशि से दूसरे में जाता है। 15 तारीख के आसपास, 14 जैसे अपन याद कर ले, मकर संक्रांति 15, 14, 15 के आसपास जो है ये राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से दूसरी राशि। 14 अप्रैल के बाद में ये नई साल की शुरू करता है, 1 से शुरू करेगा, तो ये 1 महीने में तो 10 डिग्री का इसको परम उच्च अवस्था मानी जाती है। नीच इसको बिल्कुल ही जो ग्रह अपने उच्च का होता है उसके सामने वाला 7 जो 7th हाउस होता है वो हमेशा उसका नीच हो जाता है। तो इसको 7th हाउस में, क्योंकि वो शुक्र का है और ये 7th हाउस में 10 डिग्री में ये नीच का हो जाता है। नीच का मतलब, अब कई शब्द ऐसे हैं ज्योतिष में जिनको मैं यूज तो नहीं करना चाहता, अंग्रेजी में यूज कर लो। इसको एक्सॉल्टेड बोलते हैं, इसको डेबिलिटेटेड बोलते हैं, मतलब इसका प्रभाव कम हो जाता है। बेसिक बात ये है कि प्रभाव कम हो जाता है। नीच का ये नहीं कि मतलब गलत प्रभाव वो देने लग जाएगा। अब हर ग्रह की अपने विंशोत्तरी दशा बताइए। पुरुष उस जमाने में सतयुग में एक की जो है उम्र करीब 120 साल लेते थे, तो विंशोत्तरी 120। इसकी दशा जो आती है, महादशा जिसको भी कहते हैं, महादशा भी कहते हैं, ये करीब 6 साल की मानी जाती है। तो कोई भी ग्रह जहां भी अगर अपनी महादशा के अंदर और ज्यादा फल देने लग जाता है, फल कैसे देगा वो अपन बाद में देखेंगे। जिस ग्रह में बैठा होता है, उस जिस राशि में बैठा होता है, जिस भाव में बैठा होता है, उस भाव के उस राशि के हिसाब से फल देता है। अब इन प्लैनेट्स की एक चीज और मानी गई है, इसमें दृष्टियां और ली गई है वैदिक ज्योतिष में, कि वही कोई भी बैठा है तो वो अपने नेचुरली है कि वो अपने 180 डिग्री पे सबसे ज्यादा देखेगा, खुद से ज्यादा भी वो सामने वाले को देखेगा। तो सन की जो दृष्टि होती है ये 7th हाउस, मतलब एक ही दृष्टि होती है सन को। सन को एक ही हाउस मिला हुआ है। कई प्लेनेट को, जैसे गुरु है, शनि है, मंगल है, इनको 3-3 दृष्टियां दी गई है। ये सामने के सावंत के अलावा
और भी दृष्टियां देखो, वो अपन जब उन ग्रहों पे आएंगे तब बताएंगे। उनको 3 दृष्टियां मिली, इसको केवल 1 दृष्टि मिली है, ये अपने सामने वाले घर को देखता है। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो इसके कारकत्व क्या है। ये सब करने के बाद में भाई ये करेगा क्या। तो जिसको कारक जो मिले गए, एक तो राजा, अब आजकल राजा रहे नहीं, तो गवर्नमेंट अथॉरिटी, या गवर्नमेंट अथॉरिटी से इसका विचार किया जाता है। दूसरा पिता, क्योंकि ये सभी का उत्पत्ति का कारक है, तो पिता गवर्नमेंट जो इंपॉर्टेंट इसके कारक होते हैं। प्रसिद्धि, नेचुरली फेम, अगर ये वेल प्लेस्ड है तो आपको प्रसिद्धि अच्छी मिलेगी। और जो दे एक इसको कारक बना है गिवर, क्योंकि सूर्य हमेशा देता ही रहता है लोगों को, जीवन दे दिया, सब कुछ दे दिया, गिवर। प्रोटेक्टिव, अपने परिवार की रक्षा करता है, जैसे शेर को देखा होगा आपने, अपने परिवार की रक्षा के लिए, अपने राजा को देखा होगा अपने राज्य की रक्षा के लिए, अपने प्रजाजनों की रक्षा के लिए। साहसी, ये भी कारक होता है इसका, साहसी होता है। पुराने जमाने में इसको आत्मा का कारक माने थे, तो इसका जो इंटरेस्ट होता है वो नॉलेज ऑफ एनलाइटनमेंट, यानी उसके आत्मा की जानने के लिए, आत्मा क्या है, आत्मा से, परमात्मा से रिलेशन क्या है, किस तरीके से हम आत्म उन्नति कर सकते हैं, तो ये सब इसका विचार किया जाता है। इसके अलावा इससे एम्बिशन भी देखते हैं, आदमी एम्बिशन, अगर ये सही है, आदमी एम्बिशियस है कि नहीं है, या जो मिल गया सही है वही उसी में, तो एम्बिशन इससे देखते हैं। प्योरिटी, आत्मा कहते हैं प्योर, अनटेंटेड, प्योरिटी, आत्मा में कोई दाग नहीं होता। मेंटल प्योरिटी भी लेते हैं, प्योरिटी भी लेते हैं, टेम्पर भी इसी से लेते हैं। राजा जी कभी भी गुस्सा हो सकते हैं, तो थोड़ा सा इसका जो अगर मान लो नेगेटिव होगा तो टेम्पर थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकता है, उग्र तो है ही, गुस्सा आ सकता है। अगर नेगेटिवली प्लेस्ड होगा तो गुस्सा जल्दी आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ने बात करी थी कि हम लोग इम्पोर्टेंस जो है वो यूट्यूब पे तो बहुत सारे मिलते रहते हैं। हमारा जो रिसर्च का चल रहा है वो चल रहा है कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी का इससे क्या संबंध है। तो एस्ट्रोलॉजी को 2-4 चीज़ें बता दूँ। एस्ट्रोलॉजी को वेद का चक्षु भी कहते थे, वेदों का उसी के थ्रू देखते थे। एस्ट्रोलॉजी की एक इम्पॉर्टेंस और है, मैं एस्ट्रोलॉजी को यूँ नहीं लेकर के चलूँगा कि भाई आप कब फायदा होगा, कब नुकसान होगा, कब धन मिलेगा, कब। मेरा प्रयास ये कि एस्ट्रोलॉजी को आध्यात्मिकता से जोड़ा जाए। तो ये आध्यात्मिकता और भौतिकता के बीच का जो ब्रिज है या पुल है वो एस्ट्रोलॉजी है, और मैं उसको एस्ट्रोलॉजी को उसी तरीके से लेके चलूँगा कि भाई भौतिकता से आध्यात्मिकता की तरफ कैसे लेके चला जाए। मेन मेरा स्ट्रेस उसी में रहेगा। चलो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात कर लेते हैं। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंदर सूर्य को जो कारक माना गया है बोन्स का, हम जानते हैं कि सूर्य की रश्मियों से या किरणों से विटामिन डी बनता है, और अगर मान लो सूर्य किसी का कमजोर हो तो उसको विटामिन डी डेफिशिएंसी हो सकती है, बोन्स की हो सकती है। सूर्य को आईज का, आंख का भी कारक माना गया। तो अगर सूर्य किसी का वीक है या किसी तरह से एफ्लिक्टेड है या मेलेफिक, अपन बात करें क्रूर ग्रहों की या पाप ग्रहों की दृष्टि वगैरह पड़ रही है, तो आई डिजीजेस हो सकती है। सूर्य अगर 1 नंबर में है तो हेयर फॉल भी दे सकता है, बालों की समस्या। आजकल लोग बालों के लिए बड़े कॉन्शियस हो गए, तो अगर 1 नंबर में सूर्य है तो बालों की समस्या दे सकता है, या अफ्लेक्टेड हो तो बालों की समस्या दे सकता है। सूर्य को पन्ना माना तो पित्त कारक है, तो एसिडिटी भी दे सकता है।
अगर ज्यादा हो तो कुछ अच्छे परिणाम भी देता है सूर्य। कुछ जैसे 5 बजे अपना ही घर है, अच्छे परिणाम देगा अपने घर के अंदर, लेकिन अपने घर सूर्य अपने उससे देखते थे कि भाई अपर एब्डोमेन को भी देखते हैं 5वें हाउस से, वहां पे जाके अफ्लिक्टेड हो गया या नहीं भी हुआ तो भी एसिडिटी तो थोड़ी सी बढ़ा ही देगा। सूर्य अब दशाएं तो खैर महादशा तो 6 साल की हो गई, लेकिन इनके अंदर बीच बीच में छोटी छोटी अंतरदशाएं प्रत्यंतर दशाएं ये भी आती रहती। 6 साल तक एक दशा तो नहीं रह सकता आदमी, तो उसकी जब दशा आएगी या उसमें आएगी तो उसमें ये फीवर का भी कारक है, तो बुखार भी दे सकता है। टेम्परेचर है, बुखार भी। तो मान लो अफ्लिक्टेड है, उसकी दशा आ गई तो बुखार भी हो सकता है। इसके अलावा ये सिर की बीमारियां, हेडेक वगैरह, माइग्रेन वगैरह, और बड़ी बड़ी बीमारियों का भी विचार, वो नाम अभी मैं नहीं ले रहा जाता, उसका भी विचार सूर्य से ही किया जाता है। तो ये सब सूर्य के बहुत ही इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर जैसे आप उत्तर कालामृत वगैरह और लेंगे तो उसमें और भी कई कारक लिए हुए, पर अपन ने मुख्य जो लिए हैं वो कारक लिए हैं। अब इसके साथ में अगर एक दो चीजें अगर अपन अध्यात्म के साथ जोड़ दे तो सूर्य जिसका अच्छा है वो शिव भक्त होता है, क्योंकि रामचंद्र जी जो थे वो शिव के भक्त थे। सूर्य के साथ जो देवता, देखिए सारे ग्रहों के साथ में 10वां विष्णु के अवतार जोड़े गए हैं। तो जो विष्णु का जो अवतार, जो रामचंद्र जी थे वो सूर्यवंशी थे। तो जो विष्णु का जो अवतार था जो सूर्य के साथ जोड़ा गया वो रामचंद्र जी। सूर्य अगर आपकी कुंडली में किसी भी तरह से पीड़ित हो या नहीं भी पीड़ित हो, अगर आपको प्रसिद्धि चाहिए, अगर आपको आत्मा की प्योरिटी चाहिए, आत्म उत्थान चाहिए, गुस्सा वगैरह कम ज़्यादा आता है उस पर कंट्रोल, एंगर मैनेजमेंट वगैरह चाहिए, तो अगर उपाय अगर लेंगे अपन, अब ज्योतिषी तो सभी बताते थे माणक पहन लो, ये कर लो, वो कर लो, मेरे उपाय तो आध्यात्मिक ही रहेंगे। सुबह सुबह आप सूर्य को जल अर्पण करें। कुछ लोग ये भी बताते हैं कि जल के अंदर रोली डाल लो, लाल कर लो, जैसा भी है, लेकिन हाँ सूर्य को नमस्कार करें, सूर्य को जल अर्पण करें और साथ में सूर्य का नाम भी लेते रहे तो ठीक है। 3 बार में डाल सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज का ध्यान रखना कि जो पानी गिरे ना वो आपके पैरों पे नहीं आना चाहिए। पौधों वगैरह में डाल सकते हैं। तो सूर्य का जो है वो, और सूर्य के मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। सूर्य के मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन भी सुन सकते हैं, 5 मिनट लगते हैं, ठीक है। 108 क्यों? 108 का ज्योतिष में बड़ा इंपॉर्टेंस है। 108 देखिए, ज्योतिष के अंदर जो है 12 भाव है और 9 ग्रह हैं। 12 × 9 108। इसके आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे नक्षत्र आएंगे, 27 नक्षत्र हैं और सबके 4-4 पद हैं। 108, तो 108 बार अपन इनका पाठ करते हैं। तो ये सूर्य का वो है। फिर भी अगर अब आप और भी कुछ करना चाहें, अगर आप समर्थ हैं तो लाल वस्त्रों का दान कर सकते हैं, ठीक है। लाल दाल वगैरह का दान कर सकते हैं, अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।